गहरी रात का सन्नाटा। बाहर चांदनी बिखरी थी, लेकिन अंदर एक बड़े आलीशान घर के भीतर चीख पुकार मची थी। सोनार के क्रोध से पूरा घर कांप रहा था। सोनार गुस्से से चिल्लाते हुए मेज पर जोर से मुक्का मारता है। अरे कमला, तूने फिर से मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझसे साफ साफ कह दिया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा बेटा बेटा। कमला, जो बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी, अपनी गोद में नवजात जुड़वा बच्चियों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें ममता भी थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, जी, ये तो भगवान की देन है। मैं इसे कुछ नहीं कर सकती। हमारी बच्चियां कितनी मासूम हैं, इन्हें देखो तो सही। सोनार की आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने गुस्से में पास रखी कीमती सोने की मूर्ति उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अरे क्या भगवान की देन! धिक्कार है ऐसी देन पर। अरे मुझे अपने खानदान को आगे बढ़ाने वाला बेटा चाहिए, ये दो लड़कियां फड़कियां नहीं। हाँ। कमला सहम गई। वो जानती थी कि उसका पति लालची है, क्रूर है, लेकिन वो अपनी ही संतानों से इतनी नफरत करेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। कमला के हाथ कांप रहे थे। अरे तू जानती है कमला, मेरे पास एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिससे मुझे इस बोझ से मुक्ति मिल सकती है। हाँ। कमला का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अपने पति की नीयत पर शक हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई। वो कांपती आवाज में बोली, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बच्चियों को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। सोनार के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई, लेकिन उसके शब्दों में जहरीली साजिश थी। कमला, इनका होना ही मेरे लिए बोझ है, इन्हें खत्म कर देना ही सही होगा। कमला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एहसास हो गया कि उसके मासूम बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। उसकी ममता जाग उठी। उसे हर हाल में अपनी बेटियों को बचाना था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं नहीं, ये मासूम है, इनका क्या कसूर है? तुम इन पर रहम करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। कमला अपने नन्ही बच्चियों को अपनी छाती से कसकर चिपका लेती है, जैसे उनकी ढाल बन गई हो। लेकिन सोनार की आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका चेहरा कठोर हो गया। अचानक उसने झपट्टा मारा और कमला की गोद से दोनों बच्चियों को जबरदस्ती खींच लिया। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो, ये तुम्हारी ही औलाद है। सोनार ने कमला की एक ना सुनी। कमला की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। सोनार ने दोनों नवजातों को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। मासूम बच्चियां रो रही थी, लेकिन सोनार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रात घनी हो चुकी थी। सोनार, जिसकी आंखों में नफरत और क्रूरता थी, वो एक झाबिये में उन दोनों बच्चियों को रखे तेज कदमों से शहर के बाहर की ओर बढ़ रहा था। उस झाबिये में नन्ही मासूम बच्चियां तड़प रही थी, फिर भी सोनार को रहम नहीं आया। उसने उन दोनों लड़कियों को कचरे के ढेर पर रख दिया। हाँ, अब कोई बोझ नहीं। अब मैं एक बेटा पैदा करने के लिए फिर से कोशिश करूंगा। मुझे अपनी विरासत के लिए वारिस चाहिए, ये बेकार की लड़कियां नहीं। हाँ। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही उन मासूमों की तड़पती हुई हालत का एहसास किया। कुछ देर बाद एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां से गुजर रहा था। अचानक उनके कदम धीमे हो गए जब उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। जैसे ही वे कचरे के करीब पहुंचे, हल्की सिसकियों की आवाज और तेज हो गई। गौरी की नजर जैसे ही उस कचरे के एक झाबिये में रखी उन दोनों बच्चियों पर पड़ी,
उनकी आंखों में आंसू भर आए। रामू, ये तो नवजात बच्चियां हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? ये कैसी तो दुनिया है। कोई संतान के लिए तरसता है और कोई उन्हें देखो यूं ही फेंक देता है। ये क्या है? गौरी ने कांपती उंगलियों से एक बच्ची को गोद में उठा लिया। रामू देखो, कितनी प्यारी हैं ये। हमें इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ, लेकिन गौरी, हम खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। हम इन दोनों को आखिरकार पालेंगे कैसे? भगवान ने हमें मौका दिया है रामू। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगी रामू। गौरी, लेकिन ये तो 2 लड़कियां हैं। हम 2 लड़कियों को पाल नहीं सकते। हमारे पास खुद के लिए बड़ी मुश्किल से रोटी होती है, फिर 2 का पेट हम कैसे भरेंगे? हैं? क्यों गौरी? देखो, ये कितनी मासूम है। रामू, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। हाँ, हम कम से कम 1 को तो पाल ही सकते हैं, 2 को तो नहीं। लेकिन दूसरी, अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर आकर खा जाएगा। नहीं रामू, भगवान कभी किसी मासूम को अनाथ नहीं छोड़ते। अगर उसने हमें इस नन्ही सी जान के लिए भेजा है तो दूसरी के लिए भी कोई न कोई फरिश्ता जरूर आएगा। रामू और उसकी पत्नी एक बच्ची को उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन दूसरी वहीं रह जाती है। सुबह की हल्की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन ठंडी रात से कांपती हुई नन्ही बच्ची अब भी जिंदा थी। उसकी कमजोर सांसें उम्मीद की लौ की तरह जल रही थी। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। एक भव्य रथ उसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसमें शहर का प्रसिद्ध व्यापारी शेखर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बैठा था। अरे अरे अरे, ये क्या? एक नन्ही सी बच्ची, वो भी कचरे के ढेर में। हे भगवान, ये कैसी निर्दयी दुनिया है। कोई इसे यूं कैसे छोड़ सकता है? सुमित्रा, हम बरसों से संतान के लिए तरस रहे थे। शायद भगवान ने हमारी बेटी के रूप में यह अनमोल उपहार दिया है। सुमित्रा बच्ची को सीने से लगा लेती है और दोनों उसे अपने साथ अपने महल नुमा घर लेकर चले जाते हैं। समय बीतने के साथ दोनों मासूम बच्चियां अलग अलग दुनियाओं में बड़ी हुई। राधा, जिसे गरीब किसान रामू और गौरी ने अपनाया, संस्कारी, मेहनती और पढ़ाई में होशियार थी, जो बड़े सपने देखती थी। वहीं दूसरी और प्रीति, जिसे अमीर व्यापारी शेखर और सुमित्रा ने गोद लिया। ऐशो आराम में पली बड़ी थी, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और क्रूरता थी। वो हमेशा जीतना चाहती थी, हर चीज अपने हिसाब से चाहती थी। एक दिन प्रीति अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे घर के कामों के लिए एक नौकरानी चाहिए। मुझे ये छोटे मोटे काम नहीं करने। पर बेटा, तुम्हें कौन से बड़े बड़े काम करने पड़ रहे हैं? पापा, बर्तन धोना, कपड़े संभालना, ये सब मुझसे नहीं होता। मुझे अपनी देखभाल के लिए कोई चाहिए। शेखर कुछ देर सोचते हैं, फिर गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगली सुबह शेखर गांव में घूमते हुए एक घर के बाहर राधा को देखता है, जो बड़ी लगन से बर्तन धो रही होती है। उसकी सादगी और मेहनत देखकर शेखर प्रभावित हो जाता है। अरे अरे अरे, इस लड़की को तो देखो। यह लड़की कितनी मेहनती है। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। शेखर पास से गुजरते हुए एक गांव वाले से पूछता है, ये लड़की कौन है? यहाँ काम क्यों कर रही है? साहब, ये राधा है। बहुत ही गरीब घर से है, लेकिन मेहनती बहुत है। अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए यहाँ काम करती है। क्या तुम इसके घर का पता जानते हो? हाँ साहब, इसके पिता रामू का घर पास ही की बस्ती में है। छोटा सा घर है, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। शेखर रामू के घर पहुंचता है।
रामू एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर ही खड़ा होता है। रामू भाई, मैं शेखर हूँ, शहर का व्यापारी। मैं आपकी बेटी को अपने घर काम पर रखना चाहता हूँ। ये सुनते ही रामू चौंक गया और उधर रामू की पत्नी गौरी ने भी बात सुन ली और बाहर आकर खड़ी हो गई। मेरी बेटी? साहब, वो तो बहुत छोटी है, इतनी दूर शहर कैसे भेज सकता हूँ उसको? गौरी भी चिंतित होकर बोल पड़ी। हाँ साहब, राधा बहुत भोली है, वो तो गांव से बाहर कभी गई ही नहीं, वहाँ कैसे रहेगी? शेखर ने उनकी चिंता समझी और नरम स्वर में बोला, आप चिंता मत करो, मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मिलेगा, और अगर वह मेहनत करेगी तो मैं उसकी शादी भी अच्छे घर में करवा दूंगा। रामू और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गरीबी की मार ने उन्हें झुका दिया था। वे जानते थे कि राधा का भविष्य गांव में रहकर मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन क्या किसी पर इतना भरोसा किया जा सकता है? साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें धोखा बहुत मिला है, कैसे यकीन करें कि हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी? शेखर ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, अरे रामू भाई, मैं व्यापारी हूँ, पर इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। आपकी बेटी मेहनती है और ऐसी लड़कियां कहीं भी जाए उनका भविष्य उज्जवल ही होता है। मैं वादा करता हूँ कि राधा का पूरा ख्याल रखूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को इतनी दूर भेजे या नहीं, लेकिन जब उसने रामू की आंखों में सहमति देखी तो उसने भी सिर झुका लिया। हाँ, अगर ये राधा की भलाई के लिए है तो हमें मान लेना चाहिए। रामू ने गहरी सांस ली और शेखर की ओर देखते हुए सिर हिला दिया। हाँ ठीक है साहब, लेकिन बस एक वादा करें, हमारी बेटी को कभी पराया मत समझिएगा। राधा मेरी भी बेटी है, आप बेफिक्र रहिए। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। राधा बेटी, तैयार हो जाओ, तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहाँ तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा। राधा की आंखें भर आती है। माँ, बाबा, मैं आप दोनों को बहुत याद करूंगी। बेटी, खुद को संभालना, अच्छे से रहना। हमेशा हमेशा ईमानदारी से काम करना बेटी, है ना बेटा? ईमानदारी से। अब राधा अपने माँ पिता को गले लगाकर रोती है और व्यापारी शेखर के साथ चली जाती है। राधा अब व्यापारी के घर आ जाती है और ईमानदारी से काम करती है। शेखर की पत्नी सुमित्रा, जो पहले संकोच में थी, अब राधा को बेटी की तरह मानने लगी थी। राधा, तुमने पूरे घर की रौनक बढ़ा दी है, तुम्हारी मेहनत और लगन काबिले तारीफ है। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ जी। मुझे जो काम दिया जाता है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहती हूँ। इसी बीच प्रीति वहाँ पहुँचती है और अपनी माँ को राधा की तारीफ करते हुए सुनती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और उसका खून खौल उठता है। बेटा देखो, राधा से कुछ सीखो। घर का काम करना कोई छोटी बात नहीं होती। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब क्या करोगी? अपने पिता की बात सुनकर प्रीति को जैसे बिजली का झटका लगता है। उसकी आंखें क्रोध से और लाल हो जाती है। मुझे आज तक मम्मी पापा से ऐसी बातें कभी नहीं सुननी पड़ी। ये लड़की कौन होती है मुझसे अच्छी बनने वाली? ये मेरे घर में आई और अब मेरे ही माता पिता मुझे इससे सीखने को कह रहे हैं। नहीं, इसे यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकने दूंगी। प्रीति धीरे धीरे राधा के खिलाफ साजिश रचने लगती है और एक रात प्रीति चालाकी से राधा को छत पर बुलाती है। राधा, तुमने कभी इतनी ऊंचाई से शहर को देखा है? नहीं दीदी, कभी ध्यान से नहीं देखा। आओ ना, जरा करीब आओ। देखो, वहाँ दूर तक रोशनी कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कोई सुनहरी दुनिया हो। सच में दीदी,
ये तो जादू जैसा लग रहा है। हवा और तेज हो जाती है। प्रीति की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई खतरनाक योजना दिमाग में पक रही हो। कभी सोचा है अगर कोई यहाँ से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? नीचे गिरना मतलब सीधा मौत। अच्छा, सीधा मौत। राधा जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले प्रीति अचानक उसे धक्का दे देती है। कुछ ही सेकंड के भीतर वो नीचे गिर जाती है और उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती है। शेखर और सुमित्रा दौड़ते हुए वहां आते हैं। अब कोई मेरी जगह नहीं ले पाएगा। कुछ ही देर बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए रामू और उसकी पत्नी गौरी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन बेटी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर दोनों रोने लगते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी राधा, उठ जा बेटा, देख तेरी माँ आई है। रामू कांपते हाथों से राधा की नब्ज टटोलता है। कोई हलचल नहीं। उसकी आंखें लाल हो जाती है, चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। फिर अचानक वो जोर से चिल्ला उठता है, हे भगवान, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से तो एक हमें बेटी मिली थी। ये बात सुनकर शेखर चौंक जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती है। वो धीरे धीरे रामू के पास आता है। तुमने क्या कहा रामू भाई? बड़ी मुश्किल से मिली थी मतलब? रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में गहरा दर्द था। वो कांपते हुए बोलता है, हाँ मालिक, बरसों पहले जब मैं और मेरी पत्नी घर लौट रहे थे तो एक सुनसान जगह में कचरे के ढेर से 2 नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनी थी। जब देखा तो 2 छोटी सी जान ठंड से कांप रही थी। मैंने उसमें से एक लड़की को उठा लिया और अपने घर ले गया। शेखर का दिमाग झंझना उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें दौड़ने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं भी उसी रास्ते से गुजरा था और मैंने भी एक बच्ची को देखा था। भीड़ में खामोशी छा जाती है। हर कोई शेखर की ओर देखने लगता है। गौरी और रामू भी अपनी रोती हुई आंखों से उसकी ओर देखते हैं। प्रीति जो अब तक दूर खड़ी थी, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। क्या कह रहे हैं मालिक? हाँ हाँ, दोनों सगी बहनें हैं। दूसरी लड़की को मैं उठा कर लाया। वो बच्ची प्रीति है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। प्रीति के हाथ कांपने लगते हैं। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ती है और राधा के शव के पास बैठ जाती है। उसकी आंखें अब तक की गई अपनी गलती को महसूस कर रही थी। मैंने अपनी ही बहन को मार दिया। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? शेखर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसकी बेटी ऐसी घिनौनी हरकत करेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने मेरी उम्मीदों को तोड़ा है प्रीति। मैं तुझे हमेशा सही गलत का पाठ पढ़ाता रहा और तूने अपनी ही बहन को मार डाला। क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? प्रीति का सर शर्म से झुक गया। उसके हाथ कांपने लगे थे। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी ही बहन को मार डाला। मैंने अपनी ही सगी बहन को। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? तू इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? प्रीति ने कांपते हुए सिर उठाया। चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। पापा, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी सगी बहन है। तो क्या अगर वो तेरी सगी बहन नहीं होती तब भी तू उसे मार देती?
क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? आज तुझे पछतावा हो रहा है क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। लेकिन सोच, अगर तुझे पता न चलता कि राधा तेरी बहन थी, तब भी क्या तेरा दिल इतना ही पिघलता? क्या तू ऐसे ही किसी और की जान लेने से पहले दोबारा सोचेगी? उसके बाद प्रीति को जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। ये खबर सोनार के हाथों तक पहुंच गई। उसकी आंखें छलक गई और वो अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैंने अपनी बेटियों को कचरे में नहीं फेंका होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी ही गलती की सजा है। आज मेरी बेटियां भुगत रही है। अगर मैं उस रात अपनी पत्नी की बात मान जाता तो आज मेरी दोनों बेटियां जिंदा होती। कमला, उसकी पत्नी, दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखें लाल थी, दर्द से भरी हुई। वो आगे बढ़ती है और सोनार के सामने खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन तुमने नहीं सुना। और देखो, तुम्हारी एक गलती ने हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। सोनार सिर झुका लेता है। शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसकी आंखों में अफसोस, गलती और शर्मिंदगी तैर रही थी। वो चाहता था कि समय वापस लौट आए, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। कमला फूट फूट कर रोने लगती है। सोनार भी खुद को रोक नहीं पाता। वहीं दूर जेल के अंधेरे कमरे में प्रीति अपनी किस्मत को कोस रही थी। सारा दिन बीत गया और अभी तक एक भी शिकार हाथ नहीं आया। पता नहीं कब तक ऐसे ही घुट घुट कर जिंदगी जीनी पड़ेगी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। ये सारी बातें सोचकर शिकारी अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद शिकारी घर पहुंचता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी, आज आप फिर खाली हाथ लौट आए। आज भी आपके हाथों में एक भी शिकार नहीं लगा। अजी, हमारे पास तो धन भी नहीं है कि जैसे तैसे करके अपना पेट पाल ले। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं, और शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं। आखिर ऐसे कब तक हमें यूं ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? अरे अरे भाग्यवान, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु एक भी शिकार हाथ ही नहीं आते। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अजी, अगर ऐसी बात है तो आप ये शिकारी का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं देख लेते, जिससे हमारा ठीक से गुजारा हो सके? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, परंतु इसके सिवा मुझे और कोई काम भी तो नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं कल एक न एक शिकार जरूर करके आऊंगा। अगली सुबह वो शिकारी शिकार करने की आस लेकर घर से निकल पड़ता है। चलते चलते काफी दूर आ गया और अभी तक एक भी शिकार हाथ नहीं आया। क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के छांव के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। इतना कहने के बाद वो शिकारी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। शिकारी आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहाँ पर एक सांप तोते के बच्चे को खाने के लिए गया होता है।
हे भगवान, यह सब तो इन तोते के बच्चों को खाने के लिए आया है। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये दुष्ट सांप इन बच्चों को खा जाएगा। इतना कहने के बाद वो शिकारी अपना धनुष बाण उस दुष्ट सांप के ऊपर तान देता है। तीर कमान से छूटते ही सांप के ऊपर जा लगा और तभी वो दुष्ट सांप जमीन पर आ गिरा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी, आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई, वरना आज ये दुष्ट सांप ने तो हमारे प्राण ही हर लिया था। अरे छोटू तोते, इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं। वो तो मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था और काफी थक जाने के कारण मैं इस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठा था। तभी मेरी नजर उस दुष्ट सर्प के ऊपर पड़ गई जो तुम लोगों को मारने के उद्देश्य से आया था। भला मैं आंखों के सामने तुम छोटे छोटे बच्चों को मरते हुए कैसे देख सकता था? ये सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर बच्चे की माँ आ जाती है और वो शिकारी को अपने बच्चे के पास खड़ा देख बहुत ही चिंतित हो उठती है। दुष्ट शिकारी, मेरे बच्चे के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने बच्चों का शिकार नहीं करने दूंगी, चले जाओ यहाँ से। रुको माँ, रुको, आप इस शिकारी आदमी को गलत समझ रही हो। अगर आज ये शिकारी सही समय पर हमें उस दुष्ट सर्प से ना बचाते तो अब तक हम लोग उस दुष्ट सर्प का भोजन बन चुके होते। माँ, ये शिकारी आदमी बहुत ही अच्छे और नेक दिल के हैं। अपने बच्चे के मुख से उस शिकारी आदमी की प्रशंसा सुनकर तोता बहुत खुश होती है। हे शिकारी, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकती। वैसे तुम तो मुझे एक शिकारी लगते हो और इसके बावजूद तुमने मेरे बच्चों का शिकार ना करके उनके प्राण बचाए। हे तोता, मुझे इन बेजुबान पक्षियों का शिकार करने का कोई शौक नहीं है। ये सब कुछ मैं अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? हे शिकारी, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे बच्चों की मदद की है तो इसके बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हे शिकारी, मैं अक्सर खाने की खोज में अलग अलग राज्यों के राजाओं के महलों में जाती हूँ और मुझे वहाँ अनेक प्रकार के मूल्यवान मोती मिलते हैं और हमने सुना है कि ये मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हे शिकारी, मैं तुम्हें कुछ मूल्यवान मोतियाँ देती हूँ जिसे बेचकर तुम अपने परिवार का पेट पाल सकते हो और अब से तुम रोज यहाँ आकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज एक कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। ठीक है तोता, अगर मुझे ऐसे ही धन मिल जाएगा तो मुझे शिकार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद वो शिकारी उस कीमती मोती को लेकर घर चला जाता है। अब इसी तरह वो शिकारी प्रतिदिन उस तोते के बच्चों की सुरक्षा करता और फिर शाम को तोते के आ जाने के बाद उससे कुछ मोती लेकर पुनः अपने घर लौट आता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। भाग्यवान, देखो आज मैं बहुत सारी अमूल्य मोतियां लेकर आया हूँ। देखो भाग्यवान, जरा देखो गौर से। अजी, ये तो बहुत ही सुंदर और मूल्यवान मोती है। अजी, अब तो हमें कोई शिकार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ हाँ भाग्यवान, अब हम कोई भी बेजुबान पक्षियों का शिकार किए बिना अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिसके बदले आपको ये मूल्यवान मोतियां मिलते हैं? ये मूल्यवान मोतियां तो सिर्फ राजा महाराजा के पास ही होते हैं। अजी, आप सच सच बताइए, आखिर आप कैसा कौन सा काम करते हैं? अपनी पत्नी के कहने पर शिकारी विस्तार पूर्वक से उन सारी बातों को बताने लगता है। इधर उसी राज्य के राजा उदय प्रताप सिंह
अपने राज्य दरबार में बहुत ही क्रोधित अवस्था में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं। मंत्री जी, राजमहल में आए दिन हो रही अमूल्य मोतियों की चोरी के विषय में कुछ पता चला या नहीं, या फिर तुम भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हो? महाराज का आदेश सराखों पर। महाराज का दिया गया आदेश भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? महाराज, राजमहल में आए दिन हो रही मोतियों की चोरी के विषय में मैंने बहुत ही छानबीन किया। तब जाकर मुझे पता चला कि उन अमूल्य मोतियों की चोरी के पीछे कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि एक तोते का हाथ है, जो अपने भोजन के लिए आए दिन हमारे राज्य दरबार में उपस्थित मोतियों को खा जाती है। मंत्री जी, अगर ऐसी ही बात है तो पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति उस दुष्ट तोते को पकड़कर राज्य दरबार में पेश करेगा, उसे हम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देंगे। उसके बाद राज्य दरबार के सिपाहियों के द्वारा पूरे नगर में घोषणा करा दी गई और धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सब लोग उस तोते की तलाश में लग गए। बहन, तुम्हें पता है कि राजा साहब ने एक तोते को पकड़कर लाने का आदेश दिया है। अगर जो भी व्यक्ति उस तोते को पकड़कर लाएगा, महाराज उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। परंतु तोते को पकड़ना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी व्यक्ति उस तोते को पकड़कर राजा साहब के पास पेश नहीं कर सका है। अरे बहन, तोते को पकड़कर लाना कौन सी बड़ी बात है? मेरे पति ने तो एक बार तोते के बच्चों की मदद की है, जिस वजह से उन्हें वो तोते से काफी लगाव है। और तो और वो आए दिन उन तोतों से मिलने के लिए भी जाते हैं। इतना कहने के बाद वो अपने घर की ओर चले गए। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई और फिर राजमहल के मंत्री को ये बात पता लग जाती है। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी, कुछ पता चला उस तोते के विषय में? जी महाराज, मुझे इस विषय में एक रहस्यमयी और अनोखी बात पता चली है कि हमारे नगर के पास के ही गांव में एक शिकारी रहता है, जिसका उस तोते के साथ काफी लगाव है और कहा जाता है कि वो आए दिन उस तोते से मिलने के लिए भी जाता है। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द उस शिकारी को महल में पेश किया जाए। उसके बाद राजा के आदेशानुसार सिपाहियों ने उस शिकारी को राजा के दरबार में पेश किया। देखो मनुष्य, तुम उस तोते को लाकर मुझे दे दो। उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, जिससे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तक का आराम से गुजारा हो जाएगा। महाराज, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपको वह तोते को लाकर नहीं दे सकता, भले ही आप मेरे प्राण ही क्यों न हर ले। मैं उन बेजुबान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप के समान होगा। देखो मनुष्य, अगर तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और मेरे कहे अनुसार उस तोते को इस राज्य दरबार में पेश नहीं किया, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, जिसको सीधे तुम्हारे परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। राजा की ये बात सुनकर शिकारी बहुत घबरा गया। उसने निर्णय लिया कि अब अपने परिवार को बचाने के लिए उस तोते को राजा के हवाले करना ही पड़ेगा। इतना सब सोचने के बाद वो घर लौट गया। अजी, आज आप यूं इतना उदास क्यों बैठे हैं? आज आपको क्या हो गया है जो इस तरह मुंह लटका कर बैठे हैं? भाग्यवान, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। तुम्हें उस तोते के विषय के बारे में नगर की स्त्रियों से चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बात राजा उदय प्रताप सिंह तक पहुंच चुकी है। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूं?
जिस तोते की वजह से आज हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, मैं उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ। भाग्यवान, आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल दिया। अब राजा की आज्ञा है तो मुझे उस तोते को राजा के सामने पेश करना ही होगा। अजी, मुझे नहीं पता था कि मेरे द्वारा कही गई इन बातों से इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब कुछ भी हो, हमें अपनी जान बचाने के लिए उस तोते को राजा के सामने पेश करना ही होगा। इतना सब होने के बाद वो शिकारी उस जंगल में तोते से मिलने के लिए जाता है। कुछ देर बाद वो उन तोते के पास पहुंचकर उनसे सारी बातें बताता है। मुझे माफ कर दो तोता। मैं बहुत बेबस और लाचार हूँ। मुझे अपने परिवार को उस दुष्ट राजा से बचाने के लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई थी। इसके बदले मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अब तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उससे पहले तुम मुझे ये वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बच्चों का सदैव ध्यान रखोगे। वादा करो। ठीक है, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों का सदैव ख्याल रखूंगा। आओ आओ शिकारी, तो आखिरकार तुमने इस तोते को मेरे सामने पेश कर ही दिया। जी महाराज, आपके कहे अनुसार मैं इस तोते को आपके पास लेकर आया हूँ। परंतु महाराज, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब मेरे परिवार पर कोई परेशानी ना आए। इतना सब कहने के बाद शिकारी वापस लौट जाता है। अगले दिन राजा उदय प्रताप सिंह के पुत्र राजकुमार बगीचे में ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। तभी राजकुमार की नजर वहाँ पर एक पिंजरे में कैद उस तोते पर पड़ती है, तो राजकुमार उसके पास जाता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तोता है, लेकिन पता नहीं किसने इसे पिंजरे में बंद कर रखा है। हाँ, इस पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है। रुको। इतना कहने के बाद राजकुमार उस तोते को उस पिंजरे से आजाद कर देते हैं। पिंजरे से आजाद होते ही वो तोता वहाँ से उड़ जाता है। तभी उसी समय वहाँ पर मंत्री जी आ जाते हैं। राजकुमार, आपने ये क्या कर दिया? आपको पता भी है कि यह तोते को पकड़ने में राजा साहब ने कितनी कोशिश की, तब जाकर यह तोता राजा साहब के हाथ लगा। राजकुमार, जब यह सूचना राजा साहब को मिलेगी तो राजा साहब बहुत क्रोधित होंगे। परंतु महामंत्री जी, हम ऐसे किसी भी बेजुबान पंछी को एक पिंजरे में बंधक बनाकर नहीं रख सकते। अरे आखिरकार उसको भी तो आजादी से अपना जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं है? मंत्री जी, कुछ भी हो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कुछ समय बाद जब ये सूचना राजा साहब को मिलती है तो वो काफी क्रोधित अवस्था में राजकुमार को अपने कक्ष में बुलाते हैं। राजकुमार, मैंने सुना है तुमने उस दुष्ट तोते को अपने राजमहल से आजाद कर दिया। तुम्हें पता भी है कितनी कोशिश करने के बाद वह दुष्ट तोता मेरे हाथों में आया था और तुमने उसे यूं ही उस पिंजरे से आजाद कर दिया। पिताश्री, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हम ऐसे किसी भी बेजुबान पंछी को एक पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते। ईश्वर ने सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है और ऐसे हम उनके जीवन को एक पिंजरे में डालकर नष्ट नहीं कर सकते। देखिए, कुछ भी हो जाए पिताजी, मैं इस बात का स्पष्ट विरोध करता हूं। राजकुमार, इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, तुम अभी के अभी मेरे नजरों के सामने से दफा हो जाओ। राजा साहब काफी क्रोध में आकर राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर कर देते हैं। राजकुमार चलते चलते उसी जंगल में पहुंच जाता है।
जहाँ पर वो तोता रहता था। तभी उस तोते की नजर राजकुमार पर पड़ती है और फिर वो तोता राजकुमार के पास जाता है। हाँ, ये तो वही तोता है जिसे मैंने अपने स्याही बगीचे में उस पिंजरे से आजाद किया था। हाँ। क्या हुआ राजकुमार, तुम बहुत उदास लग रहे हो। बताओ मुझे, क्या बात है। अरे 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 अरे, तुम तो एक इंसानी रूप में बोल भी सकते हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ राजकुमार, मैं आम आदमी की तरह ही बोल सकती हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इतना उदास अवस्था में यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो। बताओ मुझे। हाँ, क्या बताऊं तोते, उस दिन मैंने तुम्हें उस पिंजरे से आजाद किया था। ये बात मेरे पिताजी को पता चली, जिस वजह से उन्होंने क्रोधित अवस्था में आकर मुझे उस नगर की सीमा से ही बाहर निकाल दिया। हाँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं और कहां जाऊं। राजकुमार, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हर दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना सब कहने के बाद राजकुमार और वो तोता आगे की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ते में एक स्त्री दिखाई पड़ती है जो काफी जोर जोर से रो रही होती है। तभी राजकुमार और वो तोता उस स्त्री की रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाते हैं। आप कौन हैं और इस तरह से क्यों रो रही हैं? और इस तरह से घने जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? बताइए, मुझे बताइए। राजकुमार के इतना कहने के बाद वो स्त्री जैसे ही सामने की ओर मुड़ती है, तभी राजकुमार उस स्त्री को देखते ही रह जाते हैं और फिर मन ही मन सोचते हैं, अरे राम राम राम, इतनी सुंदर और सुशील स्त्री तो मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी है। राजकुमार स्त्री को काफी देर तक देखते ही रह जाते हैं। जी आप कौन? इससे पहले तो मैंने आपको इधर कभी भी नहीं देखा। जी, मैं पास के ही नगर के राजा उदय प्रताप सिंह का पुत्र राजकुमार हूँ। वो तो मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरे पिताजी काफी क्रोध में आकर मुझे महल से निकाल दिया, जिस वजह से मैं यूं ही इधर से गुजर रहा था। तभी मैंने आपके रोने की आवाज सुनी और इधर चला आया। वैसे ये बताइए, आप रो क्यों रही थीं? जरा बताइए तो सही, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। जी, मेरा नाम सुलोचना है। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस वजह से मैं आज तक यूं ही इधर उधर भटकती रही। वो तो बस मुझे मेरे माता पिता की याद आ गई थी, इसीलिए रो पड़ी। राजकुमार सुलोचना की ये बात सुनकर बहुत उदास मन से कहता है, जी आप चिंता मत कीजिए, आज से मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। वैसे आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं? जी कहिए, मैं भला बुरा क्यों मानूंगी, बोलिए आप। जी, मैंने आपको पहली बार जब देखा तभी पहली नजर में ही आप पर मैं मोहित हो गया। क्या आप मुझसे विवाह कर सकती हैं? राजकुमार की ये बात सुनकर सुलोचना मन ही मन बहुत खुश होती है। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरा विवाह आप जैसे नेक दिल राजकुमार के साथ होगा। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद राजकुमार और सुलोचना दोनों एक दूसरे की सहमति से विवाह कर लेते हैं और उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजा उदय प्रताप अपने राज्य मंत्री के साथ अपने पुत्र राजकुमार को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं। मंत्री जी,
कहां कहां मैंने अपने पुत्र राजकुमार को नहीं ढूंढा, परंतु वो कहीं नजर ही नहीं आया। हे भगवान, मेरी ही गलती थी जो मैं क्रोधित अवस्था में आकर अपने पुत्र राजकुमार को अपने ही महल से निकाल दिया। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज, आप बेवजह अपने आप को दोष दे रहे हैं। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार जरूर मिल जाएंगे। राजा उदय प्रताप और राज्य मंत्री यही सब बातें कर रहे थे कि तभी ये सारी बातें पेड़ पर बैठा वो तोता गौर से सुन रहा होता है। तभी वो तोता उनके पास जाता है। मंत्री जी, ये तो मुझे वही तोता लगता है जिसको हमारे राजकुमार ने पिंजरे से आजाद कर दिया था। हाँ महाराज, ये तो हूबहू वही तोता लगता है। हाँ महाराज, मैं वही तोता हूँ जिसको आप लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा था और फिर राजकुमार ने मुझे उस बंद पिंजरे से आजाद कर दिया था, जिस वजह से आपने क्रोध में आकर राजकुमार को महल से निकाल दिया था। तोता, तुम हम आम आदमी की तरह बोल भी सकते हो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है महाराज, हो सकता है। महाराज, मैं आपको आपके पुत्र राजकुमार से मिलवा सकती हूँ, परंतु आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी मैं आपको आपके पुत्र राजकुमार से मिलवाऊंगी। क्या सच में तुम मुझे मेरे पुत्र राजकुमार से मिलवाओगी? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तोता अपनी शर्त में राजकुमार के विवाह के बारे में बताता है और पुनः उन्हें महल में वापस ले जाने के लिए बोलता है। उसके बाद वो तोता उन्हें अपने पीछे पीछे आने को कहता है। कुछ देर बाद वो तोता उन्हें राजकुमार से मिलवाता है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया करके मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं पापी जो इन बेजुबान पशुओं पर इतना अत्याचार कर रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया है बेटा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद राजकुमार अपने पिता को माफ कर देते हैं और फिर वो तोता भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।